आखिर आयुष ने जब जिन्नात से अपनी पहली इच्छा मांगी तो आयुष को जिन्नात पर गुस्सा क्यों आया और उसे गुस्से में उसे एक ऐसा श्राप दे दिया जिससे शालिनी जिन्नात के होश उड़ गए। वीडियो के आखिर में एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। अगर तुम भी जानना चाहते हो तो लास्ट पार्ट देखना मत भूलना। श्री माधोपुर गांव में एक छोटा सा कस्बा बसा था। वहां की मिट्टी की खुशबू एक अजीब सा खिंचाव पैदा करती थी। वहां की लहराती फसलें ऐसा आकर्षक पैदा करती थी मानो स्वर्ग का एक हिस्सा टूटकर धरती पर आ बसा हो। वहां के लोग काफी गरीब थे और कैसे जैसे मेहनत करके अपने एक वक्त का खाना जुटा पाते थे। लोगों के पेट भरने का एकमात्र जरिया केवल खेती ही थी जिससे वो खुद को जिंदा रख पाते थे। उसी गांव में आयुष नाम का एक 17 साल का लड़का रहा करता था जो दिखने में काफी गरीब लगता था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे में एक गहरी उदासी साफ झलकती थी। लेकिन आयुष के सपने बहुत बड़े थे। वो हमेशा एक अमीर जिंदगी और ऐशो आराम के ख्वाब देखा करता था। बचपन में ही एक हादसे में उसके माँ बाप दुनिया छोड़ चल बसे और उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा उसकी दादी माँ थी। दोनों एक टूटी सी झोपड़ी में अपना जीवन यापन करते थे जो रोज आयुष को मेहनत करके खाना खिलाया करती थी। शाम होते ही दोनों दादी पोते बड़े चाव से खाना खाते और सो जाते। एक दिन एक काफी चमकीली सुबह हुई। दादी ने आयुष से खेत में जाने को कहा। आयुष अपने खेत में गया और उसने फावड़ा उठाया और मिट्टी खोदना चालू कर दिया। कुछ देर तक खुदाई करने के बाद आयुष का फावड़ा किसी धातु से टकराया। उसे लगा मानो नीचे कुछ लोहे की चीज है। आयुष ने जब मिट्टी हटाई तो उसे वहां एक कांच की बोतल दिखाई दी। वो कांच की बोतल सोने की थी और सूरज की किरणों से चमक रही थी। उस बोतल को देखकर आयुष को काफी आश्चर्य हुआ। उस बोतल को लेकर घर आ गया और अपनी झोपड़ी में आकर बैठ गया। कुछ देर तक उस बोतल को देखने के बाद आयुष ने उस बोतल को एक कपड़े से साफ किया। तभी उसमें से एक हल्का सा धुआं उठा और उसमें से एक जिन्नात निकली जिसका नीला रंग था और उसकी चमकीली आंखें थीं। उसने पारंपरिक सलवार और कुर्ता पहना हुआ था। उसकी कमर इतनी सुंदर थी मानो किसी का भी मन फिसल जाए। जिन्नात जो कि एक लड़की के रूप में थी कहती है कि मैं पिछले 5000 सालों से इस बोतल में कैद थी और मेरा नाम शालिनी है और तुमने मुझे आजाद कर दिया है तो मैं तुम्हारी 3 इच्छा पूरी करूंगी। आयुष को लगा कि वो शायद झूठ बोल रही है, इसलिए उसने उसे कहा कि तुम मेरी दादी को गायब कर दो। जिन्नात ने चुटकी बजाई और रसोई में काम कर रही दादी गायब हो गई। इस माहौल को देखकर आयुष को बहुत बड़ा सदमा लगा। उसने फिर नए शालिनी को कहा कि मेरी दादी को वापस लेकर आओ। लाख कोशिश करने के बाद भी उसकी दादी वापस नहीं आ पाई। शालिनी ने अपनी जादुई किताब को खोला और इस समस्या के समाधान के लिए पढ़ा तो उसमें साफ लिखा हुआ था कि जादू की वजह से जो इंसान एक बार गायब हो गया वो वापस नहीं आ सकता। ये बात सुनकर आयुष के आंखों से आंसू आने लगे और शालिनी को चेहरा भी उतर गया था क्योंकि उसने अपने जादू पर पछतावा हुआ। आयुष काफी गुस्से में आया और उसने शालिनी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और उस पर काफी गुस्सा करने लगा। उसको सुन के शालिनी वापस अपने बोतल में चली गई। कुछ देर बाद आयुष का गुस्सा शांत हुआ तो उसे जोर की भूख लगी, लेकिन आयुष को खाना बनाना नहीं आता था। मजबूरी में आकर आयुष को जिन्नात को वापस बुलाना पड़ा और उसने आप ही उसे खाना खिलाने की मांग की। शालिनी ने चुटकी बजाई और टेबल पर खुशबूदार खाना लग गया जो काफी स्वादिष्ट था। आयुष जब खाना खा रहा था तब उसने बड़ी दबी सी आवाज में शालिनी से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर तुम इस बोतल में इतने सालों तक बंद कैसे रही? तब जिन्नात कहती है कि आज से 5000 साल पहले विराट नगर नाम का एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसकी विशालता और सुंदरता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उसी साम्राज्य के राजा का नाम था महाराज चित्रगुप्त। मैं उसकी इकलौती बेटी थी। मुझे बचपन से ही जादू की शिक्षा का ज्ञान था और जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मेरे जादू की शक्ति बढ़ने लगी। परंतु मेरे पिताजी का भी लालची स्वभाव के थे। वो चाहते थे कि वो मेरे जादू की शिक्षा का गलत उपयोग करके पूरे भारत पर कब्जा करना चाहते थे।
इसलिए उन्होंने मुझे वश में करने के लिए एक तांत्रिक को बुलाया ताकि मैं पिताजी के वश में रह सकूं। मुझे वश में करने के बाद पिताजी मुझे अपने जादू से बहुत बुरे बुरे काम करवाया करते थे, जैसे जंग जीतना, किसी राज्य पर हमला करवाना। रोज रोज उनके इन कामों से मैं तंग आ गई और मैंने पिताजी के खिलाफ बगावत कर दी। तभी पिताजी ने मुझे गुस्से में आकर उस तांत्रिक की मदद से एक बोतल में कैद कर दिया और दूर कहीं जंगल में फेंक दिया। बाद में वो जंगल खेतों और मैदानों में बदल गए और बाद में तुमने मुझे खोज लिया। आयुष उसकी ये बातें बड़ी ध्यान से सुन रहा था। अब जिन्नात ने कहा कि तुम्हारी 2 इच्छा पूरी हो चुकी हैं, तुम्हारी आखिरी इच्छा बताओ। तब आयुष ने कहा कि तुमने उससे मेरी दादी माँ छीन ली, अब तुम्हें हमेशा मेरे साथ ही रहना होगा, मेरा हर कहा हुआ मानना पड़ेगा। जिन्नात काफी दया भाव वाली होने के कारण उसे आयुष का ये हुक्म मानना पड़ा। शालिनी ने चुटकी बजाई और वो एक साधारण लड़की के भेष में आ गई और आयुष के साथ रहने लगी। आगे कहानी में क्या होने वाला है? क्या आयुष सच में उस जिन्नात का फायदा उठाएगा या उससे कुछ गलत काम करवाएगा? पूरी कहानी देखने के लिए कमेंट करें पार्ट 2। मैं पूरी कहानी लेके आ जाऊंगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आग की लपटों की गर्मी पूरी झोपड़ी को गर्म करने लगी, जिससे आसपास की सर्दी काफी कम होने लगी। सर्दी से कपकपा रही अंबिका ने जल्दी से आग की लपटों में अपने हाथ सेके। फिर कुछ देर बाद राहत मिलने के बाद उसने अपने कपड़ों को सुखाया ताकि उसे सर्दी जुकाम ना हो जाए। कुछ देर की मेहनत के बाद अंबिका ने अपने कपड़े सुखाकर उन्हें वापस पहन लिया, पर अंबिका अब थोड़ी सतर्क हो गई थी कि मुझे अब इस जिन्न से सोच समझकर इच्छा मांगनी होगी। तभी अंबिका ने जिन्न से कहा, जिन्न, तुम मेरी मां को जिंदा कर दो। जिन्न ने चुटकी बजाई और झोपड़ी में एक धुआं उठा, जिसमें से अंबिका की मां सामने खड़ी थी, जिसे देखकर अंबिका की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो भागकर जाती है और अपने मां को गले लगा लेती है। अंबिका वैसे तो दुनिया के हर फेमस जंगलों में घूम चुकी थी, लेकिन अब की बार वो रामगढ़ नाम के एक जंगल में घूमने निकल गई। वहां की हरियाली, एक अजीब सी शांति अंबिका के मन को भा रही थी। वहां की चिड़ियों की गूंज पूरे जंगल में फैल रही थी। उस जंगल की शांति में अंबिका इतनी खो गई कि उसे समय का पता ही नहीं लगा कि कब शाम हो गई। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया है। जंगल में साफ न दिखाई देने से अंबिका अब रास्ता भूल चुकी थी। कुछ देर बाद हल्की बारिश भी शुरू हो गई। देखते ही देखते जंगल की मिट्टी गीली हो चुकी थी और पेड़ों की पत्तियों पर गिरने वाली बारिश की बूंदों की आवाज अंबिका के मन में एक अलग सा डर भर रही थी। जैसे जैसे शाम गहरी हो रही थी, अंबिका के मन में एक अजीब सा डर पसरता जा रहा था। बारिश की वजह से अंबिका का पूरा बदन भीग चुका था। उसके कपड़े उसके बदन से चिपकने लगे थे और उसका जिस्म उसके कपड़ों से आर पार दिख रहा था। इसकी वजह से अंबिका को सर्दी लग रही थी, मगर आसपास की ऐसी जगह नहीं दिख रही थी जहां पर छिपा जा सके। अंबिका काफी देर तक छिपने के लिए एक आरामदायक जगह ढूंढ रही थी। सर्दी उसकी हड्डियों तक कुछ अकड़ रही थी। तभी कुछ दूर उसे एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसे देखकर अंबिका के चेहरे पर